Hello students. So today what we are going to do is we'll understand the topic of evaporation. Evaporation. So evaporation is said to be a surface phenomenon. Why? तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, मान लो वाटर ही है। तो दिस इज वाटर विच इज अ लिक्विड। और हम जानते हैं कि लिक्विड में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं होते अपने पोजीशन पे, इधर उधर कहीं पर भी घूम सकते हैं, पूरे बल्क में कहीं पर भी घूम सकते हैं। और ऐसे घूमने में वो एक दूसरे से टकराते भी हैं, कोलाइड भी करते हैं, तो कोलाइड विद ईच अदर एंड सारी की सारी मॉलिक्यूल्स, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे छोटी सी जगह में भी। सब मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सबकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी सेम नहीं होगी, स्पीड सेम नहीं होगी। कुछ कुछ की स्पीड कम होगी, कुछ की स्पीड थोड़ी और ज़्यादा होगी, कुछ की स्पीड काफ़ी ज़्यादा भी होगी, और ये टकराते रहते हैं आपस में और स्पीड चेंज भी होती रहती है इनकी। तो ये एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, इसकी स्पीड मान लो कम है, ये एक और मॉलिक्यूल है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये कोई एक और मॉलिक्यूल है, मान लो इसकी स्पीड और भी ज़्यादा है। तो अंदर में जब मॉलिक्यूल्स है तो कोई मेजर इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, एक दूसरे को काइनेटिक एनर्जी शेयर करते रहेंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है तो बाकी मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, हायर काइनेटिक एनर्जी वाला, मान लो इट इज हैविंग, दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, and this molecule is on the surface also. This is the surface. तो ये मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स धीमे धीमे करके बाहर आ सकते हैं। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो धीमे धीमे करके बाहर आएंगे, और वही फिनोमिनन क्या कहलाता है, सरफेस का फिनोमिनन क्या कहलाता है, इवोपरेशन कहलाता है। वही सरफेस का फिनोमिनन इज said to be evaporation. So what is evaporation? Basically लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, या एट टेम्परेचर which is below the boiling point of liquid. जैसे अब एग्जांपल लें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो वाटर का, मान लो यहीं पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो तब भी जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के बाहर निकलेंगे और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस फिनोमेनन को क्या कहेंगे, इवोपरेशन। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा। ओके, एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं तुम्हारे से कि टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होगा इवोपरेशन में। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इवोपरेशन।
उसके लिए हमारे को पहले दो बातें समझनी पड़ेगी, फिर वो डिस्कशन हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है समझना कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया अभी, क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत सारे होते हैं, बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा, कुछ की काफ़ी ज़्यादा भी होती है, काफ़ी वेरिएशन मिलता है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब ग्रेटर द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, आप टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हो भाई? आप हीट एनर्जी देते हो, जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स एक्वायर कर लेंगे और एक्वायर करके वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी की तरह से आ जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल धीमे धीमे ऐसे ऐसे चल रहे थे, वो हीट अप करने पर फास्ट चलना चालू हो जाएंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ग्रेटर द टेम्परेचर, मोर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स के बाहर निकलने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर निकल पाएंगे सरफेस से। तो ग्रेटर द टेम्परेचर, मोर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, व्हिच इंप्लाइज दैट मोर विल बी द rate of evaporation, more will be the rate of evaporation. Rate of evaporation ज्यादा होने का मतलब more molecules are escaping out of the surface. तो temperature has a role to play. Greater the temperature, more is the average kinetic energy per molecule, and kinetic energy ज्यादा होगी तो more will be the rate of इवोपोरेशन। एक और सेकेंड एस्पेक्ट है इस चीज को सोचने का। देखो, एक बल्क में जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है वो तो सरफेस को छोड़ के जा नहीं पा रहे, रैंडम मूवमेंट है, सरफेस पे भी रैंडम मूवमेंट है, मॉलिक्यूल बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन जिसकी एनर्जी कम है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, बाकी मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस उसको बाहर जाने नहीं देंगे, तो कम काइनेटिक एनर्जी वाला तो जा नहीं पाएगा। लेकिन जिसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके निकल ही जाएगा, तो वो इवोपोरेशन में पार्टिसिपेट करेगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। ओके, तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है सरफेस पे, वो एस्केप हो रहे हैं, तो जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले एस्केप हो जाएंगे तो जो बाकी बच जाएंगे उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूल्स अगर इवोपरेट कर रहे हैं तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, एंड देयरफॉर रिमेनिंग वालों का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हारे को। अब थोड़ा पेट्रोल हाथ में ले लो, पेट्रोल काफ़ी जल्दी इवोपरेट हो जाता है, थोड़ा सा पानी लो, थोड़ा सा पेट्रोल लो, कौन जल्दी इवोपरेट होगा? पेट्रोल फटाफट इवोपरेट हो जाएगा, पानी उतनी जल्दी इवोपरेट नहीं होगा, लेकिन उतनी जल्दी नहीं होगा। आपको ठंडा किस में फील होगा? पानी में ज़्यादा ठंडा फील होगा या पेट्रोल में? पेट्रोल में आप जहाँ पेट्रोल है वहाँ वो वाला हाथ आपको पाम ज़्यादा कूल महसूस होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, तो जो पीछे बच गए मॉलिक्यूल्स उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर भी कम हो गया, और अगर टेम्परेचर कम हो गया तो आपके हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा है और जो पेट्रोल बचा है उसका टेम्परेचर कम है, तो फिर वो आपके हाथ से हीट एनर्जी लेना चालू कर देगा और आपका हाथ ठंडा फील करेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ड्यूरिंग इवोपरेशन molecules with higher kinetic energy lose the surface. This leads to lowering of
द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, ज्यादा एनर्जी वाले निकल गए तो बाकियों की एवरेज कम हो जाएगा। लोअरिंग ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो दिस मींस लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। और लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया? इट लीड्स टू कूलिंग। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? इवोपरेशन लीड्स टू कूलिंग। जहां पर इवोपरेशन चल रहा होगा जो रिमेनिंग लिक्विड होगा वो कूल हो जाएगा। तो कूल हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर कम हो गया तो अपने आसपास से हीट लेना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, लेट्स गो थ्रू इट वंस मोर। We are trying to understand the concept of evaporation, which is a surface phenomenon because molecules from the surface leave. बल्ब में से यहाँ से सीधा मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा पाएगा, ये नहीं होने वाला। ये बॉइलिंग में होता है, ये इवोपरेशन में नहीं होता। इवोपरेशन में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं वो भी वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके बाहर निकल जाएंगे, तो दैट इज इवोपरेशन। तो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है किस टेम्परेचर पे? एट टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे अगर वेपर्स बन रहे हैं तो बॉइलिंग का फिनोमिनन कहलाता है, तब वो इवोपरेशन का फिनोमिनन नहीं कहलाता। ओके, और जो हमने इंपॉर्टेंट बात समझी वो क्या कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एंड द टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो किसी लिक्विड को तो हीट एनर्जी सप्लाई करने पर वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो इवोपरेशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इवोपरेशन फास्टर होगा। यानी कि ग्रेटर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेट ऑफ इवोपरेशन। ग्रेटर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेट ऑफ इवोपरेशन। एक तो ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इवोपरेशन का रेट फास्ट हो जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? अभी हम टेम्परेचर का कुछ नहीं कर रहे, हम हीट अप नहीं कर रहे, नॉर्मल रखा हुआ है। नॉर्मल रखे हुए में भी क्या होगा कि इवोपरेशन तो होगा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा लेकिन होगा। तो जब इवोपरेशन हो रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लीव कर रहे हैं, तो जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले हैं वो लीव कर रहे हैं, तो जो पीछे बच जाएंगे वो लोअर काइनेटिक एनर्जी वाले रह जाएंगे, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगा। और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन द टेम्परेचर डिक्रीजेस, दैट इज इवोपरेशन लीड्स टू कूलिंग। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, so now we have understood what evaporation is and how average kinetic energy and temperature are correlated. अब हम दो चीजों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन के फिनोमिनन को अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। तो उसमें पहला टेम्परेचर। तो हमने देखा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एस्केपिंग बढ़ जाएगी, तो इवोपरेशन, इन फैक्ट रेट ऑफ इवोपरेशन विल इंक्रीज। So greater the temperature, more will be the rate of evaporation. Second, wind speed. हवा चल रही है, देखो होता क्या है कि जैसे किसी एक जगह इवोपरेशन हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स विल टेक अ बिट ऑफ टाइम टू मूव आउट। और एयर के पास एक टेंडेंसी होती है मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल्स को, वेपर्स को रखने की। तो जैसे जैसे यू अप्रोच टू दैट लिमिट तो जल्दी से फिर वेपराइजेशन होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो लिमिट आने वाली है जो मैक्सिमम वेपर्स हो सकते हैं। तो जैसे जैसे वेपराइजेशन होगा, इवोपरेशन होगा, वेपर्स बनेंगे, वैसे वैसे उसका कंसंट्रेशन ऊपर थोड़ा ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा रेट कम होगा। लेकिन अगर विंड ब्लो कर रही है तो क्या होगा? विंड अपने साथ में जो वेपर्स बने हैं उसको लेकर के चली जाएगी, और लेकर के चली जाएगी तो जो फ्रेश विंड आ रही है वो ड्राई है, कंपैरेटिवली ड्राई है तो वो ज़्यादा
मॉइस्चर को ले सकती है, ज़्यादा वेपर्स को ले सकती है, तो उससे रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ग्रेटर द विंड स्पीड, मोर इज द रेट ऑफ इवोपरेशन। तीसरा सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, आप अगर कपड़ा सूखने डालो तो एक तो ये हो सकता है कि आप उसे इकट्ठा करके रख दो, गीला कपड़ा है, सुखाने डालना है, ड्राई करना है आपको, आप इकट्ठा करके रख दो, सूखेगा, धीमे धीमे करके मॉइस्चर हटेगा, उसमें से वाटर वेपर्स बनेंगे, इवोपरेशन होगा, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर आप वही कपड़े को फैला दो, फैलाने से क्या है, सरफेस एरिया बढ़ गया, पहले इतना था, अब फैला दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो सारा जो भी सरफेस है जहाँ पर भी वाटर है वहाँ पर इवोपरेशन होगा, तो जो ज़्यादा एक्सपोजर में आ जाएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो इवोपरेशन का रेट भी फास्ट हो जाएगा, तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ इवोपरेशन। एंड द फोर्थ थिंग इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या बताता है आपको कि मॉइस्चर कंटेंट इन एयर कितना है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का मतलब कि ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट एयर में ज्यादा है। एयर, जैसे मैंने बताया था कि एयर का एक मैक्सिमम लिमिट होता है जितना वो मॉइस्चर रख सकता है, तो पहले से ही अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो फिर वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा और वेपर्स को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो रेट ऑफ इवोपरेशन विल बिकम स्लो। ह्यूमिडिटी ज्यादा तो रेट ऑफ इवोपरेशन स्लो, और अगर ह्यूमिडिटी कम है, ड्राई एयर है, तो वो ज्यादा वेपर्स रख सकती है, तो इवोपरेशन स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन विल डिक्रीज। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, बाकी तीनों रिलेशनशिप्स डायरेक्ट है। सो ग्रेटर द टेम्परेचर, more will be the rate of evaporation. Greater the wind speed, more will be the rate of evaporation. Greater the surface area, more will be the rate of evaporation. And if humidity is more, then the rate of evaporation will be less. So these are the factors which affect evaporation or the rate of evaporation precisely speaking. Okay, now एक और चीज हमारे को करनी है, और वो है इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग के इम्पैक्ट्स। हम डिस्कस कर चुके हैं कि इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। क्यों? क्योंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट इज कूलिंग। आप समर्स में you sprinkle water on your roof or open ground, इससे क्या होता है? इससे होगा कि आपका ग्राउंड काफी गर्म है या रूफ गर्म है, आप थोड़ा पानी का छिड़काव कर दोगे, स्प्रिंकल कर दोगे वाटर, तो वाटर इवोपरेट होगा। वाटर इवोपरेट होगा तो वो हीट को ले जाएगा, और हीट को अगर ले जाएगा, क्योंकि उसे हीट चाहिए जल्दी से इवोपरेट होने के लिए, तो अगर वो हीट को ले जाएगा तो जो रूफ है वो कूल हो जाएगा, या जो ओपन ग्राउंड है वो कूल हो जाएगा। इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, देयरफॉर इन समर्स वी स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड टू कूल एयर। सेकंड, इन समर्स यू वेयर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन की टी शर्ट आप पहनते हो, नायलॉन की नहीं पहनते। क्या फर्क है कॉटन और नायलॉन में, से समझते हैं। देखो, कॉटन जो है ना, अगर ये कॉटन की का क्लॉथ है तो क्या होगा कि ये वाटर को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मान लो आपने जॉगिंग की और आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो स्वेटिंग हो रही है। अब स्वेटिंग हो रही है तो क्या होगा, नायलॉन का अगर आपने पहन रखा होगा तो नायलॉन उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा जल्दी से, तो बाहर की तरफ एक्सपोजर आएगा नहीं वाटर का।
वो आपके बॉडी के अंदर के साथ ही लगा रहेगा। लेकिन अगर कॉटन का आपने क्लॉथ पहन रखा है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, आपके स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो जब कॉटन का जो क्लॉथ है वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो बाहर वो वाटर इवोपरेट होना चालू हो जाएगा, और जब वाटर इवोपरेट होगा तो इट विल लीड टू कूलिंग, और कूलिंग से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कॉटन के क्लॉथ से आपके बॉडी से जो स्वेट निकल रहा है वो कॉटन के थ्रू वो इवोपरेशन फास्ट होगा, एंड फास्टर द इवोपरेशन मोर विल बी द कूलिंग इफेक्ट एंड यू विल फील कंफर्टेबल। लेकिन नैनॉट के केस में वो इवोपरेशन का रेट स्लो हो जाएगा, तो कूलिंग का इफेक्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो अगेन इवोपरेशन लीड्स टू कूलिंग। थर्ड, आपको पता है जो अर्थन पॉट्स होते हैं इसमें पानी रखा जाता है और पानी ठंडा हो जाता है। क्यों होता है ठंडा, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो अर्थन पॉट होता है इसमें पोर्स होते हैं, यहाँ पर पोर्स होते हैं। तो इन पोर्स से क्या होता है, वाटर बाहर की तरफ भी आ जाता है, यहाँ तक भी आ जाता है, और जो वाटर यहाँ तक आ जाएगा, आप हाथ लगाओ तो गीला मिलेगा आपको। नया अर्थन पॉट ऐसे वेट महसूस होता है आपको, क्योंकि वाटर अंदर से बाहर आता है, क्योंकि पोर्स होते हैं उसके अंदर। अब यहाँ से इवोपरेशन चालू हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स जिनकी कैटेगरी ज़्यादा वो बाहर निकलने चालू हो जाएंगे, एंड दिस इवोपरेशन विल लीड टू कूलिंग। तो अंदर का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। इवोपरेशन लीड्स टू कूलिंग। अगर ये पोर्स, जिसका पोर है, अगर मान लो इसमें मिट्टी इकट्ठी हो गई विद टाइम, ये पोर्स बंद हो गए, अगर ये पोर्स बंद हो गए तो फिर वो अर्थन पॉट अब कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि उसमें से इवोपरेशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा दो और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आप एक क्लॉथ को सूखने डाल रहे हो, ये वायर है और ये सनलाइट में आपने डाला, और एक और क्लॉथ को डाला और यहां पर शेड है, सनलाइट नहीं आ रही, दोनों क्लॉथ आप सुखाना चाहते हो। कौन सा जल्दी ड्राई होगा? ऑब्वियसली दिस वन विल ड्राई फास्टर, क्योंकि सनलाइट आने से क्या होगा कि टेम्परेचर विल राइज, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, तो इट विल ड्राई फास्टर। रेट ऑफ इवोपरेशन विल बी हाई, एट हायर टेम्परेचर रेट ऑफ इवोपरेशन is high. And the last thing, जो आप घरों में कूलर इस्तेमाल करते हो समर्स में, उसमें क्या होता है, अगर आप देखो कभी तो पीछे एक कुछ ड्राई ग्रास, ऐसे ग्रास सी होती है ड्राई वाली लगी हुई होती है, और वाटर इसमें से नीचे आता है। एक पंप होता है, पंप वाटर को ऊपर लेकर के जाता है और ऊपर से फिर ये वाटर ट्रिकल डाउन होता है, नीचे की तरफ आता है। ये वाटर नीचे की तरफ आ रहा है और जो एयर है वो इसके थ्रू फैन खींच करके भेज रहा है आगे, एयर को फोर्स कर रहे हैं इसके थ्रू। ये हॉट एयर, और यहां पर काफी पानी है, दिस इज वाटर। तो जब ये हॉट एयर वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो वो वाटर उसमें से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और जल्दी से इवोपरेट होगा। वाटर हीट एब्जॉर्ब कर लेगा एयर में से अपने इवोपरेशन के लिए, क्योंकि उसे हीट मिल जाएगी। ऑब्वियसली एयर का टेम्परेचर ज़्यादा और वाटर कम है, तो ऑलवेज हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये होगा हमेशा ही। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में अपने आप जाती है। तो एयर हॉट है और वाटर कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर का है,
तो जब भी ये एयर और वाटर कांटेक्ट में आएंगे तो एयर से वाटर में हीट जाएगी और वो हीट इस्तेमाल होगी इवोपरेशन में। तो जो एयर इसमें से पास आउट हो जाएगी क्योंकि वो अपनी हीट यहाँ दे चुकी है फॉर इवोपरेशन, तो वो एयर कूल हो जाती है। अगर ड्राई वेदर है तो इवोपरेशन फास्टर होगा, तो हीट एक्सचेंज ज़्यादा होगा, तो एयर काफ़ी कूल होगी। लेकिन ह्यूमिड सीजन में इवोपरेशन का रेट कम होगा तो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा वाटर, तो उस केस में व्हाट विल हैपन, द एयर विल गेट कूल बट नॉट इन बेटर वे। So this was all about evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling. समर में आप स्प्रिंकल करते हैं वाटर को रूफ पे या ओपन ग्राउंड में ताकि वाटर जो है हीट ले ले, इवोपरेट हो जाए और आपका जो जिसने हीट दिया वो चीज़ कूल हो जाए, रूफ और ओपन ग्राउंड। समर में आप कॉटन के ही क्लोथ ज़्यादा पहनने चाहिए आपको, क्यों? क्योंकि कॉटन वाटर आपके स्वेट को एब्जॉर्ब करके बाहर ले आएगा और इवोपरेशन का रेट फास्टर होगा, तो इट विल लीड टू कूलिंग एंड यू बीइंग मोर कंफर्टेबल। अर्टन पॉट में भी यहाँ पर ये पोरस होता है तो वाटर बाहर आता है, इवोपरेट होता है एंड इवोपरेशन लीड्स टू कूलिंग, तो जो पानी अंदर आ जाता है वो कूल रहता है। सनलाइट में वेट क्लॉथ जल्दी ड्राई करता है एज कंपेयर टू शेड में, बिकॉज ग्रेटर द टेम्परेचर मोर इज द रेट ऑफ इवोपरेशन। और फिर आपने वाटर कूलर का समझा कि किस तरीके से हॉट एयर अपना हीट को लूज करता है और कूल एयर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर जो हीट लेता है उसको किस में खर्च कर देता है, उसको इट यूजेस इन इवोपरेशन, इट यूजेस दिस हीट फॉर इवोपरेशन। एंड इन ड्राई कंडीशंस ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा क्योंकि रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा। होप आई हैव मेड दिस थिंग्स क्लियर कि इवोपरेशन क्या होता है और उस कौन से फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट लेकर के आते हैं इवोपरेशन पे, और इवोपरेशन लीड्स टू कूलिंग का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। ओके, थैंक यू।